नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम श्रृंखला की अगली कड़ी यानी 42वें भाग में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को स्पेक्ट्रम सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की सहायता से आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आते हैं। स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस समय हम लोग यूनिट नंबर 4 में हैं, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलनों और तमाम सारे सामाजिक आंदोलनों के बारे में चर्चा करता है। तो बेसिकली वो सुधार आंदोलन के ऊपर है। आज के लेक्चर की PDF भी हमेशा की तरह आपको इसी टेलीग्राम पर विरत दुबे 01 या फिर आप इसे स्कैन कर सकते हैं, इस पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स तक की PDFs आपको सेंड कर दी गई हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी भी PDF आपको सेंड कर दी गई है। तो ये PDFs जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, आसानी से आप उससे नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, विरत दुबे 01 नाम से ही। जैसा कि मैंने बताया कि इकाई 4 जो है वो सुधार आंदोलनों के ऊपर है, तो आज हम कुछ विशेष सुधार आंदोलन या आंदोलनकर्ताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली आज कुछ सुधार आंदोलनकर्ताओं के ऊपर चर्चा रहेगी, जैसे कि बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के ऊपर चर्चा रहेगी, जैसे कि ज्योतिबा फुले जी के ऊपर चर्चा रहेगी। ऐसे कुछ विशेष आंदोलनकर्ता हैं, समाज सुधारक हैं, जिनके ऊपर आज के सेशन में हम समय दर समय चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, कल भी हम लोगों ने इसी तरीके के कुछ विषयों पर चर्चा करी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, 22 अप्रैल 2023 से बैच शुरू हो रहा है, चौथा लाइव फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। इसमें सब कुछ हिंदी में ही प्राप्त होगा। हालांकि कुछ एक आध टर्म्स आपको कभी दिक्कत करें तो आप दूसरे लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो, लेकिन मेन जो है मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। बिना देरी किए हुए आप इस कोड का इस्तेमाल करके इस लाइव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे जो कि लिखा है विरद लाइव, तो विरद लाइव ही आपको लिखना है, बिना किसी स्पेस के लिखना है, तभी जाकर के आपको ये 18,999 में प्राप्त हो सकेगा। तो देरी नहीं कीजिए, तुरंत इसको एडमिशन लीजिए इस बैच में, चौथे बैच के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आज के सुधार जो आंदोलन है उसके ऊपर अपनी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी से होगी। इससे होगी बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी जो हैं उनके ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। महाराष्ट्र में जो सुधार आंदोलन है उसको लेकर के ये आए थे। कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। आप सब जानते हैं कि जो पाश्चात्य विचार हैं, अगर हम उनके प्रभावों को देखें, वेस्टर्न जो थिंकिंग है या चिंतन जो है, उससे भारत में होने वाले जो समाज सुधार हैं या भी जो भी धार्मिक सुधार हैं या दूसरे भी जो भी रिफॉर्म्स हैं, उनका प्रभाव सबसे पहले हम लोगों को भारत में बंगाल में देखने को मिलता है। और बंगाल में काफी पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, तकरीबन 1818 के बाद से इसकी शुरुआत हो गई थी वहां। लेकिन उसकी अपेक्षाकृत पश्चिमी भारत में अगर हम देखें, महाराष्ट्र इत्यादि में, गुजरात में, तो इन सब जगहों पर उसकी तुलना में थोड़ा देर में शुरुआत हुई है। पश्चिमी अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पश्चिम में, बंबई में जो समाज सुधारक हैं उनमें एक प्रमुख समाज सुधारक का नाम आपको यहां पर आता है, और वो है बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी जो हैं वो 1812 से लेकर के 1846 के आसपास तक इनका जो है कार्यकाल रहा जीवन का। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी अगर हम देखें तो इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने जो सुधार कार्य किए हैं वो सुधार कार्य जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता के माध्यम से किया है। इनके जो सुधार कार्य हमको देखने को मिलते हैं वो किसके रूप में देखने को मिलते हैं? पत्रकारिता के रूप में। पत्रकारिता के माध्यम से सुधार हुआ है या सुधार करने का प्रयास किया है, यानी विचारों को उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से प्रकट किए हैं, जिनके विचारों को लोगों ने एक्सेप्ट। अब इनकी पत्रकारिता या फिर रिफॉर्म का जो मुख्य केंद्र है वो ब्राह्मणवादी जो रूढ़िवादिता है उस पर प्रहार करना, और इसके अलावा जो दूसरे लोकहित हिंदुत्ववाद है उसमें सुधार करना,
ये इनके रिफॉर्म का मुख्य लक्ष्य है। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो मैं लगातार समाज सुधारकों के बारे में बात कर रहा हूं, वो सब समाज सुधार में भाई सभी जगह पर एक ही प्रकार की कुरीति है, चाहे उत्तर भारत की तरफ बात करें, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, सब जगह क्या क्या बिगड़ा हुआ है जिसे सुधारा जा रहा है? धर्म, धर्म की मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, वैयक्तिक स्थितियां जो हैं वो सब ही बिगड़ी हुई हैं, और उन्हीं में सुधार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने किया है, और उनके माध्यम से चीजें जो हैं वो चलती रही, सुधरती रही। 1832 में इन्होंने दर्पण नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका जो है वो शुरू की। 1832 में दर्पण दर्पण पत्रिका है जिसका इन्होंने क्या किया, संपादन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस पत्रिका का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पत्रिका के माध्यम से देखिए, दर्पण, दर्पण का मतलब आप समझ ही रहे हैं। देखिए इसमें ये दर्पण है, अपने समाज को देखिए, अपने आप को देखिए। यह साप्ताहिक प्रकाशन था, लेकिन इस साप्ताहिक प्रकाशन के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो भारत में जो अज्ञानता है, जो सामाजिक त्रुटियां हैं, और इन अज्ञानता और सामाजिक त्रुटि से जो पूरा का पूरा जो एक समाज है वो धुंध में रह रहा है, उस धुंध को दूर करना, उस धुएं को, उस मिट्टी को दूर करना इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य रहा। अज्ञानता से बचिए। ज्यादातर कुरीतियां क्यों हैं, सामाजिक असमानताएं क्यों हैं, पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। तो इसको दूर करने का प्रयास जो है इन्होंने इस दर्पण नामक पत्रिका से किया है। और इसी के कारण जो भी लोग के दिमाग बंद हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, जो समाज सुधार की तरफ, समाज सुधार करना तो दूर, समाज सुधार के विषय में सोच नहीं रहे हैं, उनको जागृत करना इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य है। और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें वैज्ञानिकता और तार्किकता को बढ़ावा दिया गया। तार्किकता, इसको बढ़ावा देने की प्रमुख रूप से बात की गई। वैज्ञानिकता और तार्किकता को, इसको बढ़ावा देने की प्रमुख रूप से बात की गई। तो समाज सुधार में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम समाज में रहें तो तार्किक विचारधारा के साथ हो, रूढ़िवादी विचारधारा के साथ ना, वैज्ञानिक सोच हो, हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो उस पद्धति का विकास करना, उस सोच का विकास करना इस दर्पण पत्रिका का, जो कि बाल शास्त्री जांबेकर जी ने प्रकाशित की थी, इसका उद्देश्य था। इसके अलावा दूसरे भी सामाजिक सुधार थे मुख्य रूप से, जिसमें हम विधवा पुनर्विवाह की बात कर सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह, जब भी हम 19वीं शताब्दी के शुरुआत में या 19वीं शताब्दी में पूरे समय में, वर्तमान समय तक भी, जब भी हम महिलाओं के स्थिति में सुधार की बात करेंगे तो उसमें विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, बाल हत्या पर रोक, बाल विवाह पर रोक, इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों का जो फोकस है वो रहेगा। तो ये हर जगह आपको कॉमन दिखाई देगा कि कोई भी व्यक्ति समाज सुधार में आ रहा है तो स्त्री सुधार तो करेगा ही, और वो करेगा तो उस समय व्याप्त जो सबसे बड़ी कुरीति है वो यही है, सती प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह ना होना, उनकी सामाजिक दृष्टि, सामाजिक जो जीवन है वो हे दृष्टि से देखा जाना, ये सब चीजें आपको देखने को मिली। इसी तरीके से आगे चल करके एक पत्रिका और है 1840 में, इन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्रिका जो है उसका भी संचालन किया। दिग्दर्शन, या कहीं कहीं का लिखा रहता है, दिग्दर्शन, ये पत्रिका है, ये भी पत्रिका है। जैसे आपने दर्पण पत्रिका देखी, वैसे 1840 में इन्होंने दिग्दर्शन पत्रिका निकाली। ये पत्रिका भी पूरी तरीके से वैज्ञानिक और तार्किक विचारों के लिए थी। ये भी पत्रिका जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक,
तार्किक विषयों के साथ थी। इसमें वैज्ञानिक और तार्किक विषय जो है वो सम्मिलित थे, और इसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतिहास संबंधी जो विषय है, इतिहास संबंधी जो विषय है, उन विषयों को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, हिस्ट्री वाला जो विषय है वो भी इसमें शामिल है। साइंस जो है वो भी इसमें शामिल है। रीजनिंग का मतलब तार्किक तरीके से सोचना, ये कोई वाली रीजनिंग नहीं है जो आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पढ़ते हैं। तो उन पर प्रकाशित जो लेख हैं वो इसमें आते थे। साइंस से जुड़े हुए और हिस्ट्री इत्यादि से जुड़े हुए तार्किक लेख जो है इसमें प्रकाशित किए जाते थे। तो दिग्दर्शन पत्रिका जो है वो भी इन्हीं की है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारी दूसरे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो समाज सुधार किया है वो इस माध्यम से किया है, तो इसमें पत्रिका प्रकाशित हो रही हैं, समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, दूसरे लेख लिखे जा रहे हैं। तो कैसे लोगों तक पहुंचेंगे ये लेख, कैसे लोग इसको पाएंगे? घर घर बांटा जाएगा या फिर कहीं पर इसका दूसरा प्रबंध किया जाएगा? तो घर घर बंटने की प्रक्रिया तो है ही है, बेचने खरीदने की प्रक्रिया तो है ही है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया भी इन्होंने शुरू करी है, जनरल लाइब्रेरी। तो इन्होंने नेटिव जनरल लाइब्रेरी, ध्यान रखेंगे, नेटिव जनरल लाइब्रेरी, ये पुणे में जो है जनरल लाइब्रेरी थी, और इसका भी अपना एक बड़ा इतिहास है नेटिव जनरल लाइब्रेरी का। इसको बाद में 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी, कई सारे लोगों ने इसको जला दिया था, फिर इसको पुनरुद्धार किया गया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रिनोवेट किया गया। बहुत सारी, तकरीबन 5000 के आसपास किताबें इसकी जला दी गई थी। इसी के साथ साथ नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी, नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी, इसको भी इन्होंने स्टैब्लिश किया, इसको भी इन्होंने क्या किया? स्थापित किया। ठीक है, स्थापित। तो ये नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी, नेटिव जनरल लाइब्रेरी, इन सब माध्यमों से जो इनके विचार हैं और जो प्रकाशित विचार हैं उनको भी प्रसारित किया जाता था, उनको भी फैलाया जाता था। और ये ज्यादातर पत्रिकाएं जो हैं इनकी आती थी वो मराठी भाषा में आती थी, इसी कारण से इनको मराठी पत्रकारिता का पिता कहते हैं। मराठी पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। ये मराठी पत्रकारिता के पिता कहलाते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। और अगर हम देखें तो क्योंकि पढ़े लिखे थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के खुद भी थे, तो बंबई में एक जगह है कोलाबा, कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निर्देशक भी रह चुके हैं ये। कोलाबा ऑब्जर्वेटरी, कहीं लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, कोलाबा ऑब्जर्वेटरी। ये क्या थे? निदेशक हुआ करते थे। और साथ ही साथ निदेशक, साथ ही साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कोलाबा ऑब्जर्वेटरी जो है उसके ये निदेशक भी थे। साथ ही साथ आप लोगों ने एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम सुना होगा, कल ही मैंने बताया था इसके बारे में। एल्फिंस्टन कॉलेज, इसके बारे में कल ही चर्चा मैंने करी थी। एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रथम हिंदी प्राध्यापक, ठीक है, या इनको प्रवक्ता कह सकते हैं, प्रथम हिंदी प्रवक्ता। ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ये कुछ विशेष पॉइंट हैं जो हमको जरूर ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो ये हैं बाल शास्त्री जांबेकर जी, जिनके रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया कि विचार वैसे ही हैं जैसे कि आप पिछले सुधार आंदोलनों में पढ़ते आए हैं, उसी प्रकार के विचार हैं। और बाकी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने जो विचार हैं वो लेखों के माध्यम से प्रकट किए हैं। लेख लोग पढ़ सकें इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी की शुरुआत करी है। समाज में जिस पद पर रहे, जहां पर रहे, वहां पर सुधार करने का उन्होंने कार्य किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है
इनके बारे में, ये तमाम सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। इनकी जो पत्रिका है यहाँ पर दिग्दर्शन, ठीक है, और ये जो दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी भी प्रश्न प्रीलिम्स में बन सकते हैं, ठीक है, तो इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए कुछ दूसरे जो समाज सुधार के जो कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें से एक नाम हमको परमहंस मंडली का लेना है। परमहंस मंडली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कभी कभी जो है आपसे प्रीलिम में इसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। परमहंस मंडली, आप लोगों ने आत्माराम पांडुरंग का नाम सुना होगा, ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा करी थी तब। और उन्हीं के कुछ परम सहयोगी थे, जिनमें से एक थे दादोबा पांडुरंग, और दूसरे भी कई मित्र थे उनके, जिसमें बालकृष्ण भटनागर का नाम आता है। तो 1849 में, 1849 में इसके संस्थापक सदस्यों में प्रमुख नाम जिनका है वो आपके दादोबा पांडुरंग का है। लेकिन इसमें आप आत्माराम पांडुरंग का भी नाम लिख सकते हैं, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये हमको यहां पर ध्यान रखना है। और इनके कुछ सहयोगी हैं जिन्होंने गुप्त सभा के तौर पर या गुप्त सुधार सभा के तौर पर इसकी शुरुआत करी थी, जिसमें बालकृष्ण जयकर का नाम आ सकता है, बालकृष्ण जयकर का नाम आ सकता है। और अभी आपने देखा यहां पे एक नाम मैंने आपको बताया था, बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो जाम्बेकर शास्त्री भी इनको कहा जाता है, या बाल शास्त्री जाम्बेकर कह लीजिए, या जाम्बेकर शास्त्री कह लीजिए, एक ही बात है। तो जाम्बेकर शास्त्री जो हैं वो भी इनके क्या थे, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस तरह के समाज सुधार के जो मंडली थी, बेसिकली ये मंडली है, मंडली का मतलब ये एक प्रकार से विचार करने के लिए, आपस में चर्चा करने के लिए, जैसे आप लोगों ने चौपाल वगैरह का नाम सुना होगा, चौपाल लगते थे पहले, उसी तरीके से ये मंडलियां लगती थी। 1849 में ये परमहंस मंडली जो है इसकी स्थापना की गई, और इसके जो ज्यादातर जो संस्थापक सदस्य थे वो सब आस्तिक थे। ये ज्यादातर जो संस्थापक सदस्य हैं, संस्थापक जो सदस्य हैं, ये सदस्य कैसे हुआ करते थे, ये आस्तिक थे। और जब मैं आस्तिक होने की बात करता हूं तो इसमें एक और विशेष बात आपको ध्यान रखनी, और वो ये है कि इनकी आस्तिकता एकेश्वरवादी है। एक ईश्वर की पूजा करते थे सभी, एक ईश्वर की, एक ईश्वर को मानने वाले, या फिर आप इन्हें एकेश्वरवादी कह सकते हैं। अक्सर जब आस्तिक शब्द आता है तो मन में विचार जाता है पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, तमाम सारे प्रकार के जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले जो लोग हैं, इस तरीके का विचार जाता है। लेकिन आपको यहां ये ध्यान रखना है कि ये एक ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, खास बात है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब ये एक ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा, धार्मिक रूढ़िवादिता, प्रपंच, पूजा पाठ, इन सब चीजों से ये थोड़ा सा परे थे। अगर हम मूल रूप से इनके सुधार के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखें या उनकी दिलचस्पी को देखें, तो इनकी ज्यादातर दिलचस्पी जो है वो जात पात के संबंधों को, जो भी उस समय क्लिष्टता थी, उस क्लिष्टता को तोड़ना, जाति के ऊपर प्रहार करना, जात पाती के बंधन, जात पात के बंधन एवं जो संबंध हुआ करते थे उन संबंधों पर प्रहार करना। प्रहार करना मतलब उन्हें तोड़ना, मतलब उनके विरोध में बातें करना, मतलब जात पात को किसी भी तरीके से ये समर्थन नहीं देते। और स्वाभाविक सी बात है कि अन्य समाज सुधार आंदोलनों की तरह इसमें भी नारी
की जो दशा है, नारी दशा जो है, उसमें सुधार की बात इन्होंने करी होगी, तो इन्होंने भी करी। और इन्होंने भी जब नारी दशा के सुधार की बात करी, तो विधवा विवाह जो है, विधवा विवाह जो है, ये प्रचलन में लाने का प्रयास किया। ये आपको कॉमन दिखेगा लगभग इस तरीके के जितने भी समाज सुधार आंदोलन, और खासकर 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में या फिर पूर्वार्ध में चलने वाले जो आंदोलन है, उसमें ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। ज्यादातर में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, इन सब चीजों पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। तो शुरुआत में इनका जो ये परमहंस मंडली है, ये एक गुप्त सभा के तौर पर काम करती थी, गुप्त सभा के तौर पर काम करती थी। और ये लोग आपस में, इनके विचारक मिलते थे, घर घर जाते थे और अपने विचारों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते थे, शुद्ध करने का प्रयास करते थे। परमहंस मंडली इस प्रयास को और आगे बढ़ाने में, और खासकर जात पात की जो रूढ़िवादिता है, इसको समाप्त करने के लिए कड़े नियमों का पालन करती थी। और रूढ़िवादिता जो है, इसका विरोध करने के लिए कड़े नियमों का पालन करते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार लोग जो हैं, किसी चीज से बचने के लिए कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है। तो कई बार कुछ लोग समाज में किसी सुधार को लेकर के आए, पहले अपने अंदर सुधार करते हैं। आप लोगों ने गांधी जी का वाला छोटा सा कहानी जरूर सुना होगा कि एक बच्चा आया गांधी जी के पास में, माँ जो है अपने बच्चे को लेकर के आई, गांधी जी से बोली कि गांधी जी, ये गुड़ बहुत खाता है, इससे तो दिक्कत है, मीठा बहुत ज्यादा खा रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि लेकर के आना 1 हफ्ते बाद। माँ जो है 1 हफ्ते बाद लेकर के आई, बोली कि बापू अभी भी खा रहा है, अभी भी छूटा नहीं है। बापू ने बोला कि ठीक है, अगले हफ्ते लेकर के आना, छोड़ देगा। तो वो सोच रही कि यार मतलब ये क्या बात है, कुछ कहते भी नहीं है, कुछ बताते भी नहीं है, बार बार वापस करा देते हैं। अगले हफ्ते फिर माँ लेकर के आई बच्चे को, बापू फिर अभी भी जारी है इसका खाना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बापू ने बच्चे को बुलाया, बोले बेटे ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, अत्यधिक मीठा नहीं खाना चाहिए। और अब माँ से कहा कि ठीक है ले जाइए, अब इसको अब नहीं खाएगा। अब माँ फिर आश्चर्यजनक है, कमाल है, इतना ही कहना था तो पहले हफ्ते कह देते, पहले दिन ही कह देते। उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पहले हफ्ते मैं भी गुड़ बहुत खाता था, अगले हफ्ते आया तो भी मैं अपनी आदत नहीं छोड़ पाया, कोशिश बहुत करी, इसलिए मैंने उसको सलाह नहीं दी। फिर जो है अगले हफ्ते, अब जब मेरी आदत छूट गई है, तब मैं उसको कह सकता हूं कि बेटे गुड़ ना खा। तो जो काम मैं ही करता हूं वही करने से कैसे मना कर सकता हूं। ये इस छोटी सी कहानी का प्रसंग का हिस्सा है। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं, से कई बार इस तरीके के जो टेल्स हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं आपके जीवन में किसी प्रकार के, तो वो भी प्रचलित रहते हैं। बहरहाल उसी तरीके की कुछ कहानी यहां पर देखने को मिलती है। ये जो लोग थे, ये जात पाति के बंधनों का विरोध करते थे, और इनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो सब ब्राह्मण थे। ये सब ब्राह्मण है, ज्यादातर ब्राह्मण है, शिक्षित ब्राह्मण है, शिक्षित ब्राह्मण है, पर हैं तो ब्राह्मण शिक्षित। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण है और जाति पाति का विरोध करते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है, लगती कि नहीं लगती? बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। तो इस चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए ये पहले खुद ही जाति पाति के बंधनों से दूर होते थे, और इस काम को करने के लिए उनकी जब भी कभी कोई बैठक होती थी, जब भी उनके कोई मशवरे हुआ करते थे, कोई विशेष सम्मेलन होता था, तो उस विशेष सम्मेलन में बिना किसी मतलब जो जिसको कह सकते हैं उस समय निम्न जाति उच्च जाति का भेदभाव था, तो उच्च जाति के लोग में यही लोग आते थे। तो निम्न जाति के लोगों के साथ बैठना, उनसे मिलना, उन्हें गले लगाना, यहां तक कि उस विशेष बैठक में खास तौर से उस समय के तथाकथित जो निम्न जातियां थीं, उन जातियों के ही हाथ का बना हुआ पकाया हुआ भोजन करते थे। ये एक विशेष बात थी। इससे कि जब हम निम्न जाति के साथ में इतना घुल मिल गए हैं कि उसके बने हुए हाथ का खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ रहते हैं, तब जब हमारी ये प्रैक्टिस इस तरीके से होती है, तभी हम ये कह सकते हैं समाज को कि इसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं। मैं उनके साथ रहा, उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे,
और ना ही मुझसे उनको कोई दिक्कत हुई, बल्कि समाज में सामंजस्यता और भेदभाव को मिटाने की भावना और भाईचारे की भावना ये विकसित हुई। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले हमें करके देखना होगा। इस तर्ज पर ये वाला जो परमहंस मंडली है वो कार्य करता था। ये बड़ी अच्छी बात है, ये स्पेशल बात थी एक। प्रीचिंग से अलग हट करके काम को करना, देन प्रीचिंग करना, ये वाला गुण जो है इस बैठक में बहुत ज्यादा। आगे चल करके इसकी कई सारी शाखाएं खुली, अलग अलग जो जगहें हैं उनमें खुली। ये परमहंस मंडली की जो दूसरी शाखाएं हैं अलग अलग जगहों पर भी खोली गई, जिनमें पुणे, सतारा, रत्नागिरी और महाराष्ट्र के अन्य भाग जो हैं वहां पर भी, अहमदाबाद, इन जगहों पर भी, अलग अलग जगहों पर भी इनकी शाखाएं खुली और इन्होंने इस तरीके से प्रचार जो है वो जारी रखा। मैं आपको बताऊं कि परमहंस मंडली किस तरीके से काम करती थी, तो एक इतिहासकार हैं आरजी भंडारकर, उन्होंने इस परमहंस मंडली के बारे में कहा है कि जब ये मंडली अक्सर क्या करती थी, शाम के समय में ये मिलते थे, और शाम के समय में जब ये लोग मिलते थे तो इनकी जो चर्चा होती थी वो जात पात पर ही होती थी, ज्यादातर ऊंच नीच, जात पाती। और उनका ये मानना था कि ये ऊंच नीच और जात पात जब तक रहेगा तब तक समाज की चर्चा के विषय में ये मुख्य रूप से शामिल होता था कि कैसे समाज को समानता तक लाएं, कैसे जात पात के भेदभाव को मिटाएं। और उन वर्गों के लोगों का ये मानना था कि जब तक इस देश में, जब तक इस समाज में ये जात पात रहेगा तब तक एक सूत्र में हम समाज को नहीं बांध सकते, राष्ट्रीय भावना विकसित नहीं कर सकते, और तब तक हम गुलामी की जंजीर से बाहर नहीं निकल सकते। इस तरीके की चीजों को ये समझा पाते थे अच्छी तरीके से। लेकिन और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर को भी स्वाभाविक सी बात है, जो पाश्चात्य चिंतन है उनको भी एक्सेप्ट करते थे। तो इन सब के होने के कारण धीरे धीरे करके इनका काफी तेजी से रिफॉर्म्स जो है वो समाज में इम्पैक्टफुल हुआ। लेकिन धीरे धीरे करते हुए इस परमहंस मंडली का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। उसका एक प्रमुख कारण है कि इन्होंने ईसाई धर्म जो था, ईसाई धर्म, इन लोगों ने ईसाई धर्म का जो के प्रति जो आस्था है, उसका जो रुझान है वो अधिक बढ़ गया। ईसाई धर्म के प्रति अधिक रुझान हो गया, अधिक रुझान। तो अब समाज सुधार से कहीं ना कहीं धार्मिक परिवर्तन की तरफ ये धीरे धीरे जैसे जैसे काम करने लगा, तो ये एक तरीके से अपने मेन मोटो से भटकता हुआ दिखाई दिया, और इसी कारण से इस पर्टिकुलर जो संस्था है इसका धीरे धीरे करके पतन हो गया, यह अस्तित्व समाप्त हो गया। ये मेन बात है। लेकिन वास्तविक रूप में पश्चिमी भारत में इन सब जो हमने आपको ये जो बताया है, फील्ड्स बताई हैं, इन फील्ड्स में, इन दिशाओं में काम करने के लिए इस संस्था को प्रमुख रूप से जाना जाता है। ये इनके सुधार के क्षेत्र हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समाज में इन्होंने सुधार किया है, क्योंकि पहले स्वयं में सुधार किया है। ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के बारे में बताया, परमहंस मंडली के बारे में बताया, और उसके कुछ जो प्रमुख लोग थे उनके बारे में बताया। अब हम चर्चा करेंगे एक और व्यक्तित्व के बारे में, जिनको हम लोग सामान्यतः लोकहितवादी के रूप में जानते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं लोकहितवादी जो है वो किसे कहा गया है, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो बताए। पर यह भी नाम जो है पश्चिमी भारत में सुधार के लिए जाना जाता है। ये एक टाइटल है, ये एक उपाधि कह सकते हैं या फिर उपनाम कह सकते हैं, इस रूप में इनको जाना जाता है। पश्चिमी भारत में, खासकर महाराष्ट्र में, समाज सुधार को प्रेरित करने में इनका विशेष नाम है। मुख्य रूप से इन्हें गोपाल हरि देशमुख के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, गोपाल हरि देशमुख।
तो ये जो गोपाल हरि देशमुख जी हैं, इन्हीं का उपनाम है ये लोकहितवादी। अब ये उपनाम क्यों है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनको मुख्य रूप से महाराष्ट्र में समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, समाज सुधारक। और बहुत ही विशेष रूप से इनका ये नाम जाना जाता है, समाज सुधाकर लिख दिया मैंने, सुधारक। देखिए शब्दों में वर्णों का हेरफेर हो गया और शब्द ही अलग हो गया, है ना। तो इनको समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। ये समाज सुधारक थे, तर्कवादी थे। अगर हम इनके प्रारंभिक थोड़ा सा जीवन के बारे में जानें तो ब्रिटिश शासन के अधीन ये महोदय जो हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायाधीश के पद पर थे। तो न्यायाधीश के पद पर ये सेवारत हैं ब्रिटिश शासनकाल में। इसके अलावा आप देखेंगे, एक तो ये बात है, और दूसरी बात एक और है कि 1880 में 1880 की अगर हम बात करें तो 1880 में ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी उसके सदस्य भी थे। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य, भारतीय सदस्यों में एक सदस्य भी थे, परिषद के सदस्य थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी समय तक उन्होंने औपनिवेशिक जो भारत है, ब्रिटिश शासन जो है, और ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायाधीश के पद पर रहे, औपनिवेशिक शासन के अधीन भी न्यायाधीश के पद पर रहे, और फिर जो ब्रिटिश ताज है उसके अधीन जो गवर्नर जनरल या वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके अधीन भी इन्होंने सदस्यता ली है। इन सब के बावजूद भी वे सामाजिक सुधार के मुद्दों पर जोर दे करके चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सेवा में रह रहे हैं तो वो एक ब्रिटिश सोच के साथ रह रहे हैं। हाँ, पाश्चात्य जो, फिर वही बात है, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव है, स्वाभाविक सी बात है, और उसी से वो सुधार लेकर के आना भी चाहते हैं, ये भी स्वाभाविक बात है। तो इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी 1842 के आसपास, 1848 में, 1848 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी इनके द्वारा, का नाम था प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर नाम की एक पत्रिका जो है इन्होंने प्रकाशित करी थी 1848 में। और इसी पत्रिका में, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसी साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर के माध्यम से वो अपने जो समाज सुधार के विचार हैं उन विचारों को वो प्रकाशित करवाते थे और करते थे। और उसी में ही मराठी भाषा में अगर हम देखें तो लोक हितवादी नाम का एक इनका इसमें लेख आता था, लोक हितवादी, लोक हितवादी के नाम से ये लेख प्रकाशित होता था इसी में। कई बार लोग लोकहितवादी पत्रिका भी इसको कह देते हैं इसी चक्कर में। तो लोकहितवादी जो है इसका प्रकाशन प्रभाकर पत्रिका में होता था, और क्योंकि ये लोकहितवादी के नाम से टाइटल लिखते थे, इसी वजह से इनका जो उपनाम है, ये उपनाम जो है, ये उपनाम इसी कारण से जाना गया, इसी कारण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इनको लोकहितवादी क्यों कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी इसलिए कहते हैं कि लोकहितवादी के नाम से ये जो है ये लेख लिखा करते थे। और इस लेख में, इस पत्रिका में तमाम सारे जो तार्किक सिद्धांत हैं, आधुनिक एवं मानवतावादी जो सिद्धांत हैं, धर्मनिरपेक्षता के जो मूल्य हैं, इन पर आधारित जो भारतीय समाज है उसको पुनर्गठित करने की डिमांड इन्होंने इस लोकहितवादी
लेख के माध्यम से करिए कि आइए जुटिए, रिफॉर्म कीजिए, धार्मिक, सामाजिक और आधुनिकता को थोड़ा सा अपनाना शुरू करना चाहिए, जिससे इस रिफॉर्म्स को तेजी से किया जा सके। भारतीय मूल्यों और उसकी गरिमा को बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने मतलब तेजी से बात करी है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो भी सामाजिक रूढ़िवादिता है उसकी आलोचना करी है। सामाजिक एवं धार्मिक जो विभिन्नताएं हैं उसकी आलोचना करी है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो उन्होंने सामाजिक और धार्मिक समानता की बात करी है। तो इन सब चीजों पर उनका मेन बल रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक तो जो समाज है उसकी समानता की बात कर रहे हैं हर स्थिति में। इसमें धर्म की भी समानता की बात करी जा रही है। और धर्म की समानता के समय में उन्होंने एक बात कही है, इनकी एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको। इन्होंने कहा है कि यदि किसी धर्म में, ये इनकी एक बहुत ही विशेष स्टेटमेंट है जो इनके द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जिस भी समाज में जिस भी धर्म को लोग अपना रहे हैं, यदि उस धर्म को या उस धर्म में अपने आप को सुधारने की कोई गुंजाइश ना हो, तो ऐसे धर्म को क्या कर देना चाहिए? परिवर्तित कर देना चाहिए या उसको बदल देना चाहिए। यदि कोई धर्म स्वयं में सुधार की अनुमति ना दे, तो उसे परिवर्तित कर देना चाहिए। ये एक बड़ी बात है जो इन्होंने यहां पर कही है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये धार्मिक सुधार के ऊपर ही तो है। धर्म भी समय के साथ बदल जाना चाहिए, धर्म में भी सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। वास्तविक रूप में धर्म में तर्कसंगत रूप से उस तात्कालिक समय में प्रचलित जो प्रथाएं हैं उसको समाज सुधार के तौर पर लाया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि समाज बदल रहा है तो धर्म के नियम भी बदलने की अपेक्षा रखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तमाम सारे धार्मिक सुधार के कार्य इन्होंने यहां पर किए हैं और उसमें बल भी दिया है। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने भी कई सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, कई सारे समाचार पत्र निकाले और उनके माध्यम से, उनके लेखों से, अपने विचारों से इस समाज को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसमें एक समाचार पत्र है इंदु प्रकाश, ठीक है, इंदु प्रकाश। इसका प्रकाशन किया। इसके माध्यम से समाज सुधार का उन्होंने, देखिए नाम ही लिखा हुआ है इंदु प्रकाश। इसी तरीके से एक और पत्रिका थी, इसका नाम था ज्ञान प्रकाश। इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये सब इन्हीं के द्वारा संपादित किया गया है। और इसके प्रकाशन से ही समाज सुधार में काफी ज्यादा सहयोग जो है इन्होंने करने का प्रयास किया। इसके अलावा एक और इनका प्रकाशन आता है, एक और इनका पुस्तक आता है गीता तत्व। गीता, ये गा है भाई, मां नहीं है, ठीक है, गीता तत्व, इसका भी प्रकाशन हुआ है। गीता तत्व के अलावा सुभाषित, ये भी इन्हीं की रचना है। ये सभी प्रकाशित हुए हैं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 1878 के आसपास ये सारे संपादन हैं। और जाति व्यवस्था के ऊपर खास तौर पर जोर देने के लिए इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था जाति भेद। ये क्या है? जाति भेद। ये रचनाएं हैं, ये सब क्या हैं? रचनाएं हैं। रचनाएं पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से ये जाति पाति के भेद को मिटाने के लिए है। ये सामान्य समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए है। सामाजिक जो भी क्लिष्टताएं हैं, सामाजिक जो भी
विभिन्नताएं हैं उनको समझ विकसित करने के लिए इनका प्रकाशन किया गया। हितेचु नाम की एक रचना है, एक और रचना है हितेचु। ठीक है, ये सब चीजों का प्रकाशन जो है किसने किया है? ये सब चीजें, ये साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, तो इस साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है, तो इसलिए इनको लोकहितवादी कहा जाता है। और लोकहित के कई सारे प्रयास जो है हमको इनके माध्यम से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जिस समाज सुधार आंदोलन की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला समाज सुधार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सत्यशोधक समाज। नाम जरूर सुना होगा शायद आप लोगों ने, सत्यशोधक समाज। नाम याद आ गया? सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत्यशोधक समाज के ऊपर हमारी चर्चा आज रहेगी, और कई सारे और जो सुधार की चीजें मैंने बताई उनके प्रवर्तक बताए, इन्हीं में से एक नाम हम जो है आपको ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का लेकर के आएंगे। सत्यशोधक समाज जो है ये पश्चिमी भारत में, ये समाज जो स्टैब्लिश किया गया था ये ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। पश्चिम भारत में ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये इनका पूरा नाम है। इनका पुणे में जन्म हुआ था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये इनका पूरा नाम है। फुले टाइटल है, गोविंदराव इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, और ज्योतिराव जो है इनका पूरा नाम, मतलब इनका खुद का नाम है। इसको हम लोग ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। यही इन्हीं को ही हम लोग ज्योतिबा फुले बोलते हैं, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी। तो इन्होंने बेसिकली जो पिछड़ी जाति है, निम्न जाति है, उनके संघर्षों के लिए संघर्ष किया है। पुणे में इनका जन्म हुआ और पुणे में ये माली कुल में जन्म लिए थे। माली कुल में, माली होते हैं तो वगैरह की रक्षा करने वाले या फुलवाड़ी का कार्य करने वाले। तो माली कुल में जन्म लिए थे, इसी वजह से इनके नाम के आगे फुले जो टर्म है वो लगाया जाता है। तो फुले इसी नाम से, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं वो जो पेशवा हुआ करते थे, वो पेशवाओं के यहाँ पर पुष्प और मालाओं इत्यादि का जो उपलब्धता जो है वो कराया करते थे, इसलिए इनके नाम में आगे फुले शब्द लगता है। अब क्योंकि पारंपरिक रूप से और पारिवारिक रूप से देखें, पैतृक रूप से देखें, तो ये एक मतलब इस तरीके का इनका कार्य था, इसीलिए माली कुल के माने जाते थे। और उस समाज में इस कुल को पिछड़ी या निम्न जाति के रूप में पहचाना जाता था। परंतु चूंकि मराठाओं के साथ में जुड़े हुए थे, तो काफी चीजें जो एक उन्नत वर्ग में होती हैं, बड़े वर्गों में जो होती हैं, उच्च कुल में जो होती हैं, उनसे ये पूरी तरीके से दो चार थे, जानते थे, समझते थे। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मतलब जो ब्राह्मणों के द्वारा, उस समाज में ब्राह्मणों के द्वारा जो अन्य समाज के वर्गों के ऊपर जो भय रखा जाता था या डर की भावना जो पैदा करती थी, तो ऐसी डर की भावना पैदा करने वाले कुछ कृत्य इनके साथ भी हुए। जैसे कि एक बार ये अपने किसी ब्राह्मण मित्र की शादी में बाराती बन के चले गए, तो किसी एक ब्राह्मण ने इनको जो है बहुत खरी खोटी सुनाई, इससे काफी ज्यादा आहत हुए। कुछ ऐसी घटनाएं हुई। इसके अलावा इन्होंने जो है स्त्री शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए और निम्न जातियों की शिक्षा के लिए, जो कि उस समय स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, इन्होंने अपने घर पे ही स्कूल खोला और स्कूल खोल करके नारी शिक्षा और निम्न जातियों को शिक्षा का कार्य किया। और इस कार्य के लिए भी उनको जो है काफी ज्यादा उनका जो है विरोध हुआ। जो उन्होंने स्कूल चलाए, पाठशालाएं चलाई, इसके लिए भी काफी ज्यादा इनका विरोध हुआ। और ये विरोध इतना बढ़ गया कि इनके जो
पिता थे गोविंदराव फुले जी। इन गोविंदराव फुले जी को ये मतलब एक तरीके से धमकी दी गई कि तुम अगर इन दोनों को, यानी इनको और इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले हैं, अगर इनको घर से नहीं निकालोगे तो तुम्हें हम समाज से बहिष्कृत कर देंगे। इसलिए गोविंद राय जो हैं या गोविंद राव जो हैं, उन्होंने इनको और इनकी पत्नी को इनके घर से निकाल दिया, जो कि इनका जो वंशानुगत जो गृह था उससे बाहर कर दिया। और जब ये घटनाएं घटित हुई एक के बाद एक के बाद एक, जब इस तरीके की ब्राह्मणों के द्वारा, उच्च वर्गों के द्वारा की जाने वाली जो इनके विरोध में जो घटनाएं घटित हुई, उसने समाज में इनको ये देखने के लिए प्रेरित किया कि किस तरीके से ऊंची जाति के दबाव के कारण, ऊंचे लोगों के दबाव के कारण ब्राह्मण जो हैं वो धर्म की आड़ में अन्य वर्गों पर या वर्णों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, और किस प्रकार से दूसरे वर्ग के लोगों को दास बनाने का कार्य कर रहे हैं। और जब ये इंफीरियरिटी इनको महसूस हुई, जब इन्हें महसूस हुआ कि समाज में मानव होने के नाते हमारा भी एक बराबर का, हमारे और अन्य लोगों का बराबर स्थान होना चाहिए, जिसमें जाति के कारण हमें दबाया जा रहा है, दास बनाया जा रहा है, चीजों को करने से रोका जा रहा है, हीनता हमारे प्रति प्रकट की जा रही है, तो उन्होंने इसका विरोध करना जो है वो शुरू किया। इनके समय में आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज्यादा जो कमजोर वर्ग हैं या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कार्य देखने को नहीं मिला। और जब इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का गरीबों के प्रति, निचली जातियों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति प्रमुख रूप से जब कार्य नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को नेशनल कांग्रेस कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस निम्न वर्ग के लोगों को, छोटे वर्ग के लोगों की अनदेखी कर रहा है, तब तक इसे राष्ट्रीय कहलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये अधिकारी नहीं है राष्ट्रीय कहलाने की, जब तक कि वो उनके हितों का ध्यान नहीं देती। तो ये मतलब ज्योतिबा फुले के स्ट्रगल का थोड़ा सा एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। जब मैं आपको बता दूं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है मुद्दे की बात प्रोग्राम में। मैं कोशिश करूंगा उसकी लिंक जो है आपको यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं और अपने टेलीग्राम पे भी रीसेंड कर दूं। तो इनके जीवन की विधिवत डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने उसमें कवर किया हुआ, तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर इन्हीं के ऊपर है, उसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा तो आपको समझ जाएगा। तो जब इस तरीके की सारी चीजें होने लगी, तब उन्होंने समाज जो है, समाज में जो असमानता है, असमानता, वर्णों की असमानता, जाति की असमानता, जाति से ही ये वर्ण पनपे हुए हैं, मतलब जाति और वर्ण एक ही है ऑलमोस्ट। ये जब असमानता उन्हें देखने को मिली तो उन्होंने कहा कि इसका हमें क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और विरोध करने के लिए हमें जो समाज की सत्यता है उस पर बल देना चाहिए। समाज में सत्य क्या है, उस सत्य का साथ देने के लिए, उस सत्य का शोधन करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। सत्य शोधक समाज। क्या वास्तविक रूप में यह सत्य है कि किसी एक वर्ग का या वर्ण का या जाति का समाज में उच्च स्थान हो और अन्य वर्ग या वर्ण का निम्न स्थान हो? सत्य का शोधन करना, सत्य क्या है? क्या यह सत्य है कि हमें खुल करके बोलने ना दिया जाए? यह सत्य है कि हमें खुल करके जाने आने ना दिया जाए? यह सत्य है कि हमें किसी के साथ उठने बैठने के लिए मना किया जाए? यह सत्य है कि हम फलानी धर्म में या जाति में पैदा हुए हैं इसलिए हमें उस वर्ग की तुलना दूसरे वर्ग से कराई जाए और उसके प्रति हीन घोषित किया जाए? तो ये उन्हें समझ में आया कि यार ये तो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को गुलाम बनाए जाने की प्रवृत्ति है, इसलिए हमें सत्य शोधक होना पड़ेगा। और इन्होंने जो सोसाइटी स्टैब्लिश करी उसको सत्य शोधक समाज कहा गया, और इसका एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया 1873 में। और
1873 में ही इसी वर्ष उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी पत्रिका है, ये भी इसी वर्ष ही इन्होंने संपादित की है। गुलामगिरी जो पत्रिका है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस पत्रिका में उन्होंने जो पाश्चात्य, जो कह सकते हैं कि जो चीजें हैं उनका थोड़ा सा गुणगान किया है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। उन्होंने ईसाई मिशनरियों का धन्यवाद किया है इसमें। ईसाई जो मिशनरी हैं और जो औपनिवेशिक सरकार है, निवेशिक जो सरकार है, ठीक है, इसका थोड़ा सा उन्होंने समर्थन किया है, इसका धन्यवाद किया है। धन्यवाद, इसका क्या किया है उन्होंने? धन्यवाद किया है। इसका धन्यवाद उन्होंने इसलिए किया है, उन्होंने कहा है कि मैं थैंकफुल हूं कि एटलीस्ट इन समाज के लोगों ने, इन लोगों ने हम लोगों को जो कि पिछड़े हुए हैं, जो निम्न जातियां हैं, उन्हें ये एक एहसास महसूस करवाया कि हम भी दूसरी जातियों या दूसरे मनुष्यों के समान या एक साथ बैठने योग्य हैं और उन जैसे ही हैं। इस बात का आभार उन्होंने यहां पर गुलामगिरी में प्रकट किया है। इनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, उनकी भी रचनाएं हैं कुछ, जिसमें अंग्रेजी भाषा का उन्होंने धन्यवाद किया है। ठीक है, तो इस तरीके को समर्थन हमको देखने को मिलता है सामाजिक असमानता जो है उसको मिटाने के लिए और सामाजिक समानता को लाने के लिए। अब जब ये सारी चीजें हुई तो अब एक मुद्दा ये हुआ कि भाई अब रिफॉर्म तेज करना चाहिए। सत्यशोधक समाज बना, पत्रिकाएं आईं, लेकिन रिफॉर्म्स के लिए कुछ एजेंसीज चाहिए, कुछ संस्थाएं चाहिए, और वो संस्थाएं मुख्य रूप से इन्हें पाठशाला के रूप में समझ में आती है। मतलब आप देखेंगे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज के कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, बाकी सभी वर्ण जो हैं उनको अन्य वर्णों के बराबर लाने के लिए, ऐसे लोग जिनका इस संसार में कोई नहीं है, अनाथ हैं, इसके अलावा स्त्रियां जो कि किसी भी वर्ग की हों, उनकी जो हीन दशा है, उन सबके पुनरुत्थान के लिए उन्होंने जो है लगातार कार्य किया। और इस कार्य में उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि तमाम सारी ऐसी पाठशालाएं और आश्रयशालाएं जो हैं वो खोली। पाठशालाएं एवं आश्रयशालाएं। अनाथ है तो उसको पढ़ाया जाए, अनाथ है तो उसके रहने की अनाथालय बनवाया जाए। इस तरीके का काम जो है इन्होंने खूब, सामाजिक सुधार का जो ये इस तरीके का जो कार्य है ये खूब किया है। और इसके प्रति घनघोर तरीके से एक आंदोलन चलाते हुए, तुम स्कूल बंद कराओगे, हमें घर से, पिताजी के घर से निकलवा दोगे, निकलवा दो, हम तो हर जगह करेंगे काम। उस समय जो ब्राह्मणवादी लोग थे, हिंदू तो ये भी हैं, लेकिन उसमें जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो राम के उपासक हैं, राम को अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं। तो ब्राह्मणों के जो प्रतीक राम थे उनके विरोध में इन्होंने राजा बलि को अपना जो है आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ब्राह्मणों के प्रतीक राम के स्थान पर इन्होंने राजा बलि जो हैं उनको प्रतीक बनाया है, अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। ठीक है, और इसके माध्यम से जो समाज सुधार है उसको लाने का प्रयास किया। संस्कृत हिंदुत्व जो है उसका विरोध किया। उसकी जो मोनोपोली है संस्कृत हिंदुत्व की, पुरोहितवाद जिसको आप कह सकते हैं, उस पुरोहितवाद का विरोध किया है। इनफैक्ट पुरोहित को तो इन्होंने शोषक कहा है। पुरोहित जो है वो क्या है? समाज के शोषक हैं।
तो उस समय तो ऐसा ही महसूस हो रहा है इनके समाज में, तो उन्होंने कहा है। अब इसे जो है न्यूट्रल होकर के ही सुनना समझना है, प्रेरित नहीं हो जाना है, ठीक है। किसी के प्रति किसी का जब अपमान होगा, किसी के द्वारा जब किसी का अपमान किया जाएगा, उसे हीन घोषित किया जाएगा, उसके साथ हीन व्यवहार या दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो वो फिर देवता ही क्यों ना हो, वो हीन वर्ग उस देवता को भी निम्न कहेगा ही कहेगा, ये स्वाभाविक बात। तो इसको न्यूट्रल होकर के समझना है, किसी एक वर्ग या धर्म के साथ जोड़ करके इसे ना देखें। और इन्होंने अपनी पत्नी की सहायता से 1851 में प्रथम कन्या विद्यालय, 1851 में पुणे में प्रथम कन्या विद्यालय ये भी इस्टेब्लिश किया। और अपनी इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो इनकी सहायता से जो है, इनकी सहायता से स्कूल जो है एस्टैब्लिश किया। ये भी महत्वपूर्ण बात है, स्कूल का नाम इंपॉर्टेंट है, कन्या विद्यालय। 1854 में इन्होंने विधवाओं के लिए भी आश्रय वगैरह, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, विधवा हो, अनाथ हो, उनके लिए भी आश्रय वगैरह इन्होंने उपलब्ध करवाए थे। 1876 में पुणे नगर पालिका के सदस्य चुने गए, पुणे नगर पालिका के सदस्य चुने गए। और ये सब चीजें तब हो रही जब समाज उनको बहिष्कृत कर रहा है। तो डटे रहना होता है अपने उद्देश्यों पर, अपने लक्ष्यों पर। निश्चित तौर पर आपको जो है बाधाएं आती हैं, लेकिन इन सब चीजों से हमें, राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या कि अब हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं ज्योतिबा फुले, एक इन सब लोगों ने समाज में रिफॉर्म लाया। और ऐसा कोई नहीं है जिनको समाज ने, तत्कालिक समाज ने एक्सेप्ट किया हो। जमकर विरोध किया है, कई लोगों की तो जान पर बनाई, इनके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इनकी जान तक पे बनाई। लेकिन अपने पद से नहीं भटकना होता है। 1888 में एक विशाल जनसभा लगी, 1888 में, और उस विशाल जनसभा ने इनको एक विशेष नाम से संबोधित किया। मालूम है क्या था वो? महात्मा। महात्मा केवल गांधी जी ही नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फुले भी हैं। तो इनको लोग महात्मा कह के बुलाने लगे। हालांकि हम देखेंगे कि जो ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने संस्कृत जो ये है इधर, संस्कृत हिंदुत्व जो है, इसका विरोध किया है। लेकिन कई सारी इनकी रचनाएं जो हैं वो संस्कृत में, मतलब संस्कृत टाइटल के साथ है। तो इनकी कुछ कृतियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो एक है धर्म तृतीय रत्न, धर्म तृतीय रत्न, और इसका सब टाइटल है पुराणों का भांडाफोड़, पुराणों का भांडाफोड़, ये इसका सब टाइटल है। मतलब सब टाइटल से हमें ये पता चल जाता है कि किस चीज का व्याख्यान जो है यहां पर करने का प्रयास किया गया है। इसी तरीके से एक इनकी किताब है इशारा, इशारा, जिसका सब टाइटल है एक चेतावनी, एक चेतावनी। ये भी इनकी कृति है, ये भी इनकी रचना है। इसी तरीके से आप ब्रह्मांच कसाब, ब्रह्मांच या ब्रह्मणांच ऐसे करके है, ब्रह्मांच कसाब, ठीक है। ये भी इनकी एक रचना है। थोड़ा सा आपको इस तरीके का जो मराठी शब्द है वो देखने को मिल रहा है। सर्वत्र सत्य
धर्म पुष्पक, सर्वत्र सत्य धर्म पुष्पक, ये भी इनकी एक रचना है। शिवाजी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, अखंडादि, अखंडादि, ठीक है, ये भी इनकी एक रचना है। अखंडादि काव्याचारम पूरा नाम है, काव्याचारम, अखंडावि काव्याचारम, ये एक ही किताब है, ये नाम। शिवाजी की जीवनी, सर्वत्र सत्य धन पुष्पक, ब्रह्मांच कसाब, इनकी रचना है। अस्प्रनांची, अस्प्रश्नांची, प्रश्नांची, कैफियत, कैफियत, ये तमाम सारी जो हैं इनकी ये रचनाएं हैं, ठीक है। इस पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सब इनके लेख हैं जिसके माध्यम से इन्होंने काफी ज्यादा, तो इसमें से ये 2-3 जो किताबें शुरुआत में मैंने लिखी हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सत्यशोधक समाज मैंने आपको बताया ही, उन्होंने चलाया। और ये जो गुलामगिरी है इनकी रचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं जिससे कि आप जब कभी लिखें तो ध्यान रहे। गुलामगिरी, ठीक है, तो गुलामगिरी भी इनकी एक रचना है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इन्होंने कई सारे समाज सुधार के जो है ये कार्य किए हैं, और बेसिकली जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए इन्होंने कार्य किया हुआ है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग जो है उसके किसी भी स्थिति तक जाने को तैयार। एक और नाम इसी तरीके से हमको याद रखना चाहिए, गोपाल गणेश अगरकर का। जब हम पश्चिम की बात कर ही रहे हैं तो गोपाल गणेश अगरकर जी का भी नाम यहां पर याद रख लेंगे। गोपाल गणेश अगरकर, अजीत अगरकर का नाम सुना है? सुना ही होगा, क्रिकेट प्रेमी है आजकल तो, वैसे भी आईपीएल चल रहा है, ये सब नाम तो जरूर सुने होंगे, है ना। तो गोपाल गणेश अगरकर जो है ये नाम, महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है ना। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र से हैं। इनको आप शिक्षाविद कह सकते हैं। शिक्षाविद का मतलब हो गया जो समाज में शिक्षा के सुधार के लिए कार्य करता हो, और कैसे सुधार किए जा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए जानकारी रखता हो। एक लर्नेड पर्सन जो खुद समाज को सुधारने के लिए आ रहा हो। तो इस तरीके से इनको समाज सुधारक भी कहा जा सकता है, समाज सुधारक बिल्कुल कह सकते हैं इनको हम, है ना। मानवीय जो तत्व हैं, मानवीय जो तर्क हैं उसके समर्थक हैं ये। परंपरागत जो मूल्य हैं और महत्वहीन जो प्रथाएं हैं उनका विरोध उन्होंने जम करके किया है। उसमें फिर जिसको कह सकते हैं महत्वहीन जो प्रथाएं हैं, या जिनको हम ये कह सकते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास, विश्वास, ठीक है। तो जो अंधविश्वास इत्यादि है, रूढ़िवादिता इसको बोल सकते हैं, इन सब चीजों की उन्होंने जम करके भर्त्सना की है, जम करके इसका विरोध जो है वो इन्होंने किया हुआ है। और इनके कुछ मतलब कुछ संस्थाएं हैं जिनसे ये एसोसिएटेड रहे, जिनमें से एक है आगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, आगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, ठीक है। और एक नाम मैं बताऊंगा जो पहले भी सुन चुके होंगे आप, न्यू इंग्लिश स्कूल। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक शिक्षाविद हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, नाम याद आया?
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। भाई किसको किसको नाम याद आया? फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज याद आया अब? हाँ जी, बता चुका हूं सब मैं इसके बारे में। फर्ग्यूसन कॉलेज, इनके ये सह संस्थापक थे, सह संस्थापक, और फर्ग्यूसन कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी थे। प्रिंसिपल, फर्ग्यूसन कॉलेज के ये क्या थे? प्रिंसिपल भी थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के रूप में भी इनको जाना जाता था। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप लोगों ने एक समाचार पत्रिका का नाम सुना होगा, केसरी। केसरी का नाम सुना है? केसरी, ये बाल गंगाधर जो तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक, उनका जो पत्र था, ये पत्र जो था केसरी, इसके प्रथम संपादक थे। इनको, इनका प्रथम संपादक माना जाता है केसरी के। इसके अलावा इन्होंने एक पीरियोडिकल निकाला था जिसका नाम था सुधारक। सुधारक, सुधारक जो है ये धारावाहिक है। धारावाहिक, धारावाहिक रिटेन रूप में है, पीरियोडिकल है ये। मतलब जनरली तो आप लोगों ने धारावाहिक टेलीविजन पर देखे होंगे, ये पत्रिका के माध्यम में। और ये जो सुधारक पत्रिका है, पीरियोडिकल जो है, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, वो जो जाति प्रथा है समाज में, वो जो अस्पृश्यता है, तो जाति प्रथा और अस्पृश्यता को दूर करना, को रिमूव करना, उसको समाप्त करना, उसके खिलाफ ये सुधारक पत्रिका जो है लेख लिखती थी। मतलब उसके लिए ये सुधारक पत्रिका लेख लिखती थी कि कैसे जाति प्रथा को दूर किया जाए, कैसे समाज सुधार किया जाए, सुसभ्य बनाया जाए, सुसंस्कृत बनाया जाए इस देश को, समाज को, इसके लिए काम करते। तो आई होप कि मैंने कई सारे लोगों के बारे में आज आप लोगों को बताया है, और ये सारे के सारे जो टर्म्स है, पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आए होंगे, है ना। और इनकी जो आज का लेक्चर मैंने बताया, इसके बारे में जो पढ़ाया है, इसके बारे में और आप थोड़ा सा पढ़िएगा। भरा पड़ा है इंटरनेट में इनके माध्यम में, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कि ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल करना जो रिलायबल हैं, बिलीवेबल हैं, क्योंकि भ्रामक चीजें भी लिखी होंगी नो डाउट, तो उनमें नहीं फंसना है। सोशल मीडिया में प्रचारित जो भी इस तरीके के जो चीजें हैं, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा, उनके कमेंट से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा, वरना आप भावनाओं में बह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सभा का समापन करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी। अपने विचार, समाज सुधार से संबंधित विचार या कुछ भी चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम वीरत दुबे 01 से जुड़ करके, या फिर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, जो भी है। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो कोड है वीरत लाइव, इसका आप इस्तेमाल करके बैच 4 जो है, जो कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाला है, इसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, और जुड़ करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए वीरत लाइव कोड का इस्तेमाल बिना किसी स्पेस के जरूर करिए। जहां पर कूपन कोड आता है, बाकी सारे कोड मत लगाइएगा, यही लगाइएगा। जो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है उनको मत लगाइएगा। आपको जो फी है वो 18,999 में मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है ये आपको समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ से स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।